हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। काफी समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड काफी न्यूज में है फ्रेंड्स, काफी चर्चाओं में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, चर्चाओं में क्यों है और भारतीय संविधान में इसको लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं। क्यों भारत के कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि अपोज करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को। एक ऐसा देश जो कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के आधार पर विश्व का वर्तमान में सबसे बड़ा देश है। क्या ऐसे देश में जहां पर 100 किलोमीटर में लैंग्वेज बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है, ऐसे देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को क्या एक कानून में बांधा जा सकता है? इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आगे बढ़ने से पहले आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में उल्लेखित है? कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। वैसे आपको आंसर इस वीडियो के एंड तक मिल ही जाएगा। आगे बढ़ने से पहले देखिए, अगर आप इंडियन पॉलिटी को डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो इंडियन पॉलिटी का मेरा लाइव बैच आपके लिए अवेलेबल है। रूट एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, जो बैच है फ्रेंड्स, स्पेशली सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर हमारा जो फोकस होगा स्पेशली आंसर राइटिंग पर होगा, मेंस के लिए। तो काफी नॉमिनल चार्जेस में आपके लिए अवेलेबल है। रूट एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इंडियन पॉलिटी के इस बैच में आप इजीली इनरोल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चाओं में क्यों है। तो उत्तराखंड राज्य ने हाल ही में अपनी विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास किया है। अगर राज्यपाल की मंजूरी मिल जाती है, जो कि मिल जाएगी, तो उत्तराखंड आजादी के बाद भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसने अपने यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। क्या इसके पहले कोई राज्य ऐसा नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन वो आजादी के पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो कर रहा है। कौन सा स्टेट है, ये हम आगे बात करेंगे। उत्तराखंड राज्य में आप सभी जानते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट है, और बीजेपी के जितने भी रूलिंग स्टेट है वहां पर उनके मैनिफेस्टो में एक वादा हमेशा से रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उनके मैनिफेस्टो में यह वादा हमेशा उन्होंने किया है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आए। तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट में जहां पर 70 सदस्यीय विधानसभा की सीट है, यहां पर 47 सीटें बीजेपी के पास है। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर एक कमेटी का गठन किया था। रंजना प्रकाश देसाई, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था यूसीसी पर, और इन्होंने कुछ समय पहले ही अपनी रिपोर्ट उत्तराखंड गवर्नमेंट को दी थी। अब उत्तराखंड ने अपने यहाँ की विधानसभा में यूसीसी को हाल ही में पास किया। बीजेपी के एक सबका साथ सबका विकास नारे को भी कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई करता हुआ दिखाई देता है। वो कैसे, ये हम आगे बात करेंगे। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर विधानसभा में यूसीसी को पास कर लिया है फ्रेंड्स। अब राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा आजादी के बाद जिसने अपने यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? बार बार इसकी जरूरत पे क्यों जोर दिया जाता है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा आएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि देश में दो प्रकार के लॉ क्रियान्वित होते हैं। एक होता है क्रिमिनल लॉ और एक है हमारे पास सिविल लॉ। जो क्रिमिनल लॉ है वो देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान होता है, जैसे हत्या, मर्डर, रेप, चोरी या एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी अपराध होते हैं उन केसों में क्रिमिनल लॉ सभी पर एक जैसा लागू होता है। सिविल लॉ संपत्ति और अदर जो मामले हैं उनसे संबंधित लॉ सभी नागरिकों पर, सभी रिलीजन पर लागू तो होता है, लेकिन सीमित कंडीशन। इनकी जो पर्सनल इंटरेस्ट की चीजें हैं, पर्सनल जो इनकी रिलीजन की चीजें हैं, उन पर सिविल लॉ एक जैसा लागू नहीं होता। इनके लिए इनके अलग अलग हर रिलीजन के पर्सनल लॉ हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, बौद्ध, जैन एक्सेट्रा। जो जैसे अलग इंटरेस्ट या पर्सनल इंटरेस्ट की कौन सी चीजें, तो जैसे मैरिज, एक आप इसको ऐसे ले सकते हैं, डिवोर्स, इसके अलावा प्रॉपर्टी, है ना, एडेप्टेशन से संबंधित जो मामले हैं। तो ये जो पर्सनल इंटरेस्ट की चीजें हैं ये सभी धर्मों में उनके एक अलग लॉ के अकॉर्डिंग संचालित होती है, और कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन का भी एक कारण बन जाता है समाज में। तो इन सभी डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, सभी को यूनिफॉर्म करने के लिए, समाज में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई।
सभी कानूनों को या सभी जितने भी पर्सनल इंटरेस्ट की भी चीजें हैं उनको एक साथ कोडिफाई कर देना, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। सभी के लिए एक जैसा कानून होगा, चाहे मैरिज हो, डिवोर्स हो, प्रॉपर्टी हो, एडेप्टेशन हो, सभी के लिए एक जैसा कानून बनाया जाएगा ताकि समाज में जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है उनको एलिमिनेट किया जा सके। तो ये उद्देश्य है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। काफी सारे बुद्धिजीवियों का जीवी जो है समाज में, उनका यह भी कहना है कि जहां जिस देश में संविधान लागू होता है उस देश में संविधान के अकॉर्डिंग सभी की पर्सनल इंटरेस्ट की चीजों को कंट्रोल किया जाना चाहिए, संविधान के अकॉर्डिंग सभी पर एक जैसा लागू किया जाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं ना कहीं समाज में इक्विलिटी को बढ़ावा देगा, समाज में विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देगा। कैसे? तो ट्रिपल तलाक हमारे सामने एक एग्जांपल है। ट्रिपल तलाक से काफी मुस्लिम महिलाएं जो विमेन्स थी वो सफर कर रही थी, तो उसको कहीं ना कहीं सेंट्रल ने कानून लाकर उसे खत्म किया। तो ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए जरूरी है। और इसके अलावा समाज में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बार बार वकालत की जाती है। इसका सीधा सा मतलब है सभी के लिए एक समान न्याय संहिता या सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता, इसे ही कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आई होप आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड पता चल गया होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से समाज में क्या बदलाव होने वाले हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। इक्विलिटी को बढ़ावा मिलेगा, लैंगिक समानता को बढ़ाने में मदद करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। सभी समुदाय के लोगों के लिए एक समान अधिकार और एक समान रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी पूरे समाज पर। व्यक्तिगत, पर्सनल, कोई भी हो, पर्सनल कोई व्यक्ति है तो समाज के प्रति भी उसके दायित्व सेट हो जाएंगे कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। समान नागरिक संहिता लागू होने से महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, बिना तलाक के दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का फ्यूचर सिक्योर होता है इस केस में। तो ये महिलाओं की स्थिति को सुधारता है, बहु विवाह की प्रथा को बंद करता है, खत्म करता है, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का प्रावधान करता है, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल भी किया जा सकता है, जनसंख्या नियंत्रण में भी मदद मिलेगी और पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार मिलेंगे और समान अधिकार मिलेंगे। दोनों को अगर सेपरेट होना है तो उनके अपने अपने अधिकार होंगे, अपने अपने डिसीजन के लिए कुछ बेस होंगे कि हम डिसीजन ले सकते, इतने हमारे पास कुछ राइट्स हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के कारण। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं ना कहीं समाज की नई मुख्य दशा को निर्धारित कर सकता है और समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे खत्म करने के लिए बहुत ही मददगार सिद्ध हो सकता है। बात आती है भारतीय संविधान में इसको लेकर क्या प्रावधान। तो भारतीय संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की महत्ता को उस वक्त समझा था, लेकिन फिर भी भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड डिजायरेबल तो है, लेकिन इसे वॉलेंटरी रहना चाहिए, थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि उस वक्त भारत आजाद हुआ था, धर्म के आधार पर दो देश बन ही चुके थे, पाकिस्तान अलग हो गया था और इंडियन सोसाइटी इतनी ओपन माइंड नहीं थी कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को उस वक्त एडॉप्ट कर पाए, क्योंकि स्थानीय लेवल पर हर रिलीजन की, हर जनजाति की अपनी अपनी प्रथाएं, अपनी अपनी कल्चर थे जिनसे वो संचालित होते। तो उस वक्त सोसाइटी इतनी ओपन माइंडेड नहीं थी कि वो इसे लागू कर सके। इसलिए जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में मतदान हुआ तो 5:4 से यह बहुमत प्राप्त हुआ कि डीपीएसपी में रखा जाना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को, ना कि फंडामेंटल राइट। क्योंकि आप सभी जानते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, तो ये ऐच्छिक हो जाती, इनफोर्सेबल नहीं है किसी भी कोर्ट के द्वारा। तो भारतीय संविधान में मैं आपको आंसर देता हूं आपके क्वेश्चन का, आर्टिकल 44 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में उल्लिखित है, यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को रखा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, और ये अब डीपीएसपी में है, ना कि मौलिक अधिकारों। ओके, समझ में आ गया। अब उत्तराखंड राज्य आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जो अपने यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगा। क्या क्या प्रावधान है उत्तराखंड के यूसीसी में? वैसे तो 400 धाराओं का एक पूरा ड्राफ्ट है, लेकिन हम जो मेन चीजें, मेन प्रावधान है जो कि इंपॉर्टेंट है, उनकी बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड का यूसीसी स्पेशली महिला अधिकारों पर केंद्रित है। बहुविवाह पर यह पूर्णतः रोक लगाता है। बहुविवाह, बिना तलाक दिए अब दूसरी शादी नहीं की जा सकती, बहुविवाह पर रोक लगाता है। और लड़कियों की शादी की उम्र
हर कंडीशन में 18 साल करने का प्रावधान करता है। कोई भी रिलीजन हो, कैसा भी हो, 18 साल लड़की की शादी की उम्र होगी। क्योंकि कुछ रिलीजन में ऐसा भी होता है कि जब 13 साल 15 साल ये भी शादी की उम्र होती है। ठीक है, यौनावस्था की शुरुआत को ही शादी की उम्र मान लिया जाता है, तो इसे भी खत्म किया गया है और 18 साल एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया गया है लड़कियों की आयु का। मतलब कहीं ना कहीं महिला अधिकारों पर केंद्रित होता हुआ यूसीसी दिखाई देता है उत्तराखंड में। इसके अलावा उत्तराखंड के यूसीसी में पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया गया है, पहली बार डिफाइन किया गया है ब्रॉड वे में। लिव इन रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया गया और यह बताया गया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो भी हैं, जो स्त्री पुरुष है, उन्हें अपने 1 महीने के अंदर, जब वो लिव इन में आ रहे हैं, 1 महीने के अंदर ही जो एक रजिस्ट्रार्ड अपॉइंट किया जाएगा, जो ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, उसे इसकी जानकारी देनी पड़ेगी कि हम लिव इन रिलेशन। इनके भी अपने अधिकार बनाए गए, इनकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई। और अगर ये सेपरेट होते हैं, लिव इन रिलेशनशिप को तोड़ते हैं, तो ऐसे केस में भी उस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम लिव इन रिलेशनशिप से सेपरेट होने जा रहे हैं। अगर ये ऐसा नहीं करते आने लिव इन में आने के समय या फिर जाने के समय, तो इन्हें 10,000 रुपए जुर्माना और 3 साल तक की सजा का भी प्रावधान। इस तरह से पहली बार लिव इन को डिफाइन किया गया है उत्तराखंड में यूसीसी। ओके, इसके अलावा पॉलीगामी पर प्रतिबंध लगाया गया, बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया है। तलाक के बाद कर सकते हैं, वो जो प्रोसेस है, वो जो लॉ में प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं, लेकिन बिना तलाक दिए दूसरी शादी के प्रावधान को खत्म किया गया। काफी लोग अपोज कर रहे थे कि सर जो जनजातियां हैं, जो ट्राइबल्स हैं उत्तराखंड में, वो इफेक्ट होगी, उनके कल्चर खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने जो 4% ट्राइबल्स हैं राज्य में, उनको इनके प्रावधान से अलग रखा है, यूसीसी से बाहर रखा है। इसके अलावा जो एंसेस्टर्स में शादी कर दी जाती थी, दादा दादी के जो बच्चे, उनमें भी जो शादी की प्रथा थी, उनमें भी जो पर्सनल लॉ जो पहले से कंटिन्यू है, उसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई। वो प्रोसेस वैसी की वैसी बनी हुई है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में यूसीसी के प्रावधान है। अब बात आती है कि भारत में किस राज्य में पहले से यूसीसी लागू है। तो भारत का गोवा राज्य ऐसा राज्य है जहां पर अभी तक यूसीसी लागू था और यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आजादी के पहले से ही लागू है। आप सभी जानते हैं कि गोवा में कभी पुर्तगालियों का शासन था। जब पुर्तगालियों का शासन था, तब इन्होंने पोर्चुगीज सिविल कोड लेकर आए थे। ये लेकर आए थे पोर्चुगीज सिविल कोड 1867। और जब 1961 में पुर्तगालियों से गोवा आजाद हुआ, तो इनके लॉ को नहीं छेड़ा गया, इनका लॉ वैसा की वैसा बना रहा। तो पोर्चुगीज सिविल कोड वर्तमान में वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में कार्यरत है। तो गोवा पहला ऐसा राज्य भारत का जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था और है आजादी के पहले से लागू था। और अब उत्तराखंड राज्य ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, पहला ऐसा राज्य। ओके, कुछ लोग, कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो कि अपोज करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को। कारण क्या है? तो उनका कहना है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से या किसी भी राज्य में लागू होने से डाइवर्सिटी इंपैक्ट होगी। भारत की डाइवर्सिटी या विविधता कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड नागरिकों के आर्टिकल 29, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 19 को भी डिमोलिश कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट्स को डिमोलिश करेगा। आर्टिकल 29 की बात करें तो प्रोटेक्ट करता है रिलीजन को और उनके कल्चर को। आर्टिकल 25 प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन की पावर देता है और आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करता है। तो जो अपोज करते हैं उनका ये कहना है कि ये फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे नागरिकों के, रिलीजन के, जो कि उनको मौलिक अधिकारों में पावर दी गई। इसके अलावा देश की जो हार्मोनी है वो इंपैक्ट करेगी, हार्मनी खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा ट्राइबल्स पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। जो देश के ट्राइबल्स में जो कल्चर है, जो उनकी प्रथाएं हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी देश में यूसीसी के लागू होने से। लेकिन यूसीसी कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है समाज में, रिलीजन में, उसको एलिमिनेट करने की बात करता है। और कहीं ना कहीं ये समाज को एक नई मुख्य धारा की ओर मोड़ सकता है, जहां पर स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी एक समान
बोल सकते कि पूरा देश जब एक घर है तो एक ही छत के नीचे उसके हर एक नागरिक को रहना होगा, यही यूसीसी प्रोवाइड करने वाला है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को मैंने आपको डिटेल में समझाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, क्यों जरूरी है। तो आप कभी भी किसी भी एग्जाम में प्री में या मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इजीली बता पाओगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।